मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, इनका निधन हो गया। कल की ये बात है, यानी कि हम बात कर रहे हैं 26 दिसंबर की शाम। और एम्स में ये भर्ती थे, आईसीयू में भर्ती थे मनमोहन सिंह जी। इनको एज सच जो कह रहे हैं कि बीमारी तो ऐसा नहीं था, लेकिन उम्र ज़्यादा होने के कारण इनको और भी बीमारियों से ये ग्रसित होने लगे और इस कारण से 26 तारीख के शाम में इनका निधन हो गया। आज के इस सेशन में हम मनमोहन सिंह जी के बारे में कुछ बातों को जानेंगे, मनमोहन सिंह जी के आइडियाज़ को समझेंगे। हमने जनरली इनके बहुत सारे स्पीचेस सुने होंगे, काफ़ी ज़्यादा जगह से इन्होंने पढ़ाई की, इकोनॉमिक्स के काफ़ी प्रख्यात, इनको एक तरह से वैज्ञानिक के रूप में, इकोनॉमिक साइंटिस्ट के रूप में इनको माना जाता है। मनमोहन सिंह जी जिनका जो स्टार्टिंग का जो एजुकेशन है वो पंजाब में हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की, कैम्ब्रिज से पढ़ाई की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। इन्होंने ही कहा था, द आइडिया हुज टाइम हैज़ कम कैन नॉट बी स्टॉप्ड, यानी कि जो सोच जिसका समय आ चुका है उसे अब रोका नहीं जा सकता। तो आइए जानते हैं द आइडिया ऑफ मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, राइट। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये भारत के 14th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। भारत के 14th प्राइम मिनिस्टर, जी हाँ, हम इस बात को जानते हैं कि भारत में आप अगर ये कार्यकाल देखेंगे 2004 से लेकर 2014 के बीच का, तो इस समय यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार में प्राइम मिनिस्टर 10 साल के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और ये 14th प्राइम मिनिस्टर थे, 14th प्राइम मिनिस्टर। और ये इनके समय में भारत ने एक्चुअली एक फेनोमेनल ग्रोथ देखा, बहुत तेजी से भारत ने विकास देखा। इतना विकास जो जिस स्पीड से कंट्री ग्रो किया है वो ग्रोथ पहले नहीं देखा गया। यानी अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 में हुआ था जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन उसका सही इम्प्लीमेंटेशन या उसके कारण जो प्रॉपर आउटपुट निकला, जो उसका सक्सेस रेट रहा, वो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ। तो ये बात हम समझ रहे हैं। भारत ने अपना हाईएस्ट विटनेस अपने इतिहास में इसके पहले 7.7% का विकास भारत ने नहीं देखा। आज आप सुनते हैं कि हम कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के इकोनॉमी बन जाएंगे, लेकिन उसका जो फाउंडेशन है, उसका जो बेस है, वो डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार में रखा गया। यानी हम 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर के इकोनॉमी बने और ये डॉक्टर मनमोहन जी के गवर्नमेंट में हम बने। हमारे भारत के 14th प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक डिकेड यानी एक दशक तक हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे, 10 सालों तक हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे, भारत ने ग्रोथ और डेवलपमेंट इनके समय में देखा। तो आज हम इनको याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इनके बारे में जितनी भी जो फाउंडेशन वाली बात है वो भी हम इस सेशन में जानेंगे। तो आप देखते हैं कि भारत ने जो विटनेस देखा 7.7% का, और फिर 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हम इकोनॉमी बने, राइट। तो आप देखिएगा कि इंडिया हैज कैप्चर्ड फ्रॉम 10th पोजीशन व्हेन मनमोहन सिंह टुक ओवर टू द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो हम लिविंग स्टैंडर्ड, जिसको आप परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं, परचेजिंग पावर में हम 3rd नंबर पे आ गए, पहले हम, यानी कि इनके टेन्योर, इनके कार्यकाल के पहले हम 10th पोजीशन पे थे और भारत ने जंप किया और सीधे 3rd पोजीशन पे आ गया। 1st पोजीशन पे अमेरिका है, 2nd पोजीशन पे चाइना है, और परचेजिंग पावर कैपेसिटी के हिसाब से इंडिया जो है वो 3rd पोजीशन पे सबसे बड़ा इकोनॉमी है। परचेजिंग पावर का क्या मतलब होता है कि ठीक है, हम जीडीपी के हिसाब से भले ही अभी 5th पोजीशन पे हैं, लेकिन परचेजिंग पावर के हिसाब से हम 3rd पोजीशन पे आ जाते हैं। हो सकता है कि हम 10 रुपए कमा रहे हैं और कोई फ्रांस का व्यक्ति है वो भी 10 रुपए क्या 12 रुपए कमा रहा है, मुझसे ज्यादा कमा रहा है। लेकिन अगर मुझे एक कप चाय चाहिए तो मेरा चाय 10 रुपए में आ जाएगा, लेकिन फ्रांस में वो व्यक्ति जो कि 12 रुपए कमा रहा है, 15 रुपए कमा रहा है, लेकिन वो चाय उस
पैसे में परचेज नहीं कर पाएगा, और इस कारण से परचेजिंग पावर कैपेसिटी में देखा जाता है कि भारत जो है वो 3rd पोजीशन पे है, राइट। तो 10th पोजीशन से हम जंप करते हैं 3rd पोजीशन में, और ये उसी समय हुआ जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, यानी कि 2004 से लेके 2014 के बीच में 7.7% का ग्रोथ रेट। अभी भी अगर आप पढ़ते हैं करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स में, आप देखते होंगे तो जनरली 7 से लेके 8% के बीच में ही कोई भी, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF का रिपोर्ट आया हो, चाहे RBI के खुद का रिपोर्ट आया हो, इसी रेंज में रखा जाता है। 8% से ग्रोथ रेट कम ही बताया जाता है, 7.5%, 7%, 6.5%, इस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो एक प्लेटफॉर्म सेट किया गया कि अब हम 7.7% से ग्रो करेंगे, ये इसी टेन्योर में, ये मनमोहन सिंह जी के टेन्योर में हुआ। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसी समय में हम $2 ट्रिलियन के इकोनॉमी बने, $2 ट्रिलियन के इकोनॉमी हम इसी समय में बनते हैं, राइट। फिर आप देखिए कि इनके आइडिया ऑफ इंडिया, हर एक जो हमारे लीडर रहे हैं उनका भारत को लेकर कुछ अपना आइडिया रहा है। द आइडिया ऑफ इंडिया, दे चेरिश द आइडिया ऑफ इंडिया। तो इनका जो आइडिया ऑफ इंडिया रहा वो रहा कि सिर्फ हम ग्रो नहीं करेंगे लेकिन हम इंक्लूसिव ग्रोथ करेंगे। यानी अगर आप आज समावेशी विकास का बात सुनते हैं, नाम सुनते होंगे, समावेशी, है ना, समावेशी विकास। ये क्या है समावेशी विकास? इसका मतलब है इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिव। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव डेवलपमेंट? तो इसका मतलब है कि अगर विकास हो तो लाइन में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति को भी उसका फायदा मिले, है ना, लाइन में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति को भी उसका फायदा मिले। जैसे कि अगर सरकार ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो उसका फायदा हर व्यक्ति को मिले, है ना, हर व्यक्ति को, ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी बेनिफिटेड ऑफ दिस, ऑफ एनी प्रोजेक्ट और एनी ग्रोथ बाय द गवर्नमेंट। तो आप देखिएगा कि दिस बिलीव वाज enshrined in the passage of the bill that ensured the legal right of food, यहां पे बात हुई लीगल राइट ऑफ फूड, एजुकेशन, वर्क एंड इंफॉर्मेशन। ये इनका समय ही था जब आपने सुना होगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को पारित किया गया था, है ना, 2005। तो हम जब एजुकेशन की बात करते हैं, 1 अप्रैल 2010 से राइट टू एजुकेशन को इंप्लीमेंट किया गया। हम हेल्थ की बात करते हैं, हम फूड की बात करते हैं, यानी बेसिक चीजों को देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाना, हर व्यक्ति तक पहुंचाना। जितने भी बेसिक चीजें हैं, जीने के लिए जो बेसिक चीजें हैं, उसको हर व्यक्ति तक पहुंचाना, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ 2004 से लेकर 2014 के बीच में। यहां तक ही नहीं, यानी इसके पहले जब पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी 1991 से 96 के बीच में, तो मनमोहन सिंह जी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आप 1991 का वो दौर आपको याद होगा जब LPG, हम हर किताब में, चाहे हम पॉलिटी पढ़ रहे हो, चाहे हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, जब हम सोशल इश्यूज को पढ़ते हैं तो हम LPG रिफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यानी हमारे देश में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको लिबरलाइज करना, उनको स्वतंत्र करना, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइज करना। प्राइवेटाइज करने का मतलब है कि सरकारीकरण किसी भी चीज का, पब्लिक का, मतलब जैसे होता है ना कि हर चीज में सरकार का हस्तक्षेप हो, है ना, एजुकेशन है तो सरकार का हस्तक्षेप हो, हेल्थ हो तो सरकार का हस्तक्षेप हो, उस चीज को ओपन करना। यानी अब आप हेल्थ में देखते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट डॉक्टर्स काफी उभर रहे हैं। एजुकेशन में आप देखते हैं कितनी सारी प्राइवेट कंपनियां आ चुकी हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो ये कब हुआ? ये जब हुआ जब प्राइवेटाइजेशन को अलाउ किया गया हमारे देश में, और ये हुआ मनमोहन सिंह जी की सरकार में। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। भारत क्लोज इकोनॉमी बन के रह गया था, यानी हम दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं कर पा रहे थे। उसका रीजन यह है कि लोग डर रहे थे, अभी जस्ट हम आजाद हुए और लोगों को डर लग रहा था कि क्या हम फिर से इस तरह के व्यापार करने में फंस ना जाएं। इस बात को एक एडवांस लेवल पे समझना, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ समझना और कहना कि द आइडिया हुज टाइम हैज कम, है ना। इनका ही स्पीच है जुलाई 1991 में, बजट स्पीच में ये कहते हैं, नो पावर ऑन द अर्थ कैन बी स्टॉप
कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। आप किसी भी शक्ति से, धरती पर किसी भी शक्ति से एक ऐसे विचार, एक ऐसे सोच को रोक नहीं सकते हैं जिसका समय आ चुका है। और टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना, लिबरलाइजेशन, इनका समय आ चुका है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ही स्टेटमेंट रहा जो कि अपने बजट के स्पीच में कहते हैं। आई सजेस्ट दिस ऑगस्ट हाउस दैट द इमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ मेजर इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड हैपन टू बी वन सच आइडिया। यानी कि जब ये अपने आइडिया में भारत की बात करते हैं, द आइडिया ऑफ मनमोहन सिंह, द आइडिया ऑफ इंडिया ऑफ मनमोहन सिंह की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो कि 1991 में आया, तो यही फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, जो हैं वो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे, राइट। तो ये इनके द्वारा ही इसको फ्रेम किया गया और इसके बाद से ही इंडिया जो है वो ओपन हुआ। आज हम जब बात करते हैं एफडीआई की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि 100% तक का एफडीआई अलाउड है, अलग अलग सेक्टर्स में बाहर से पैसे आ रहे हैं, ये सारी बातें अब पॉसिबल है एंड इट इज बिकॉज ऑफ द आइडिया ऑफ एलपीजी, बिकॉज ऑफ द आइडिया ऑफ एलपीजी, राइट। उसके बाद आप देखिएगा तो इन्होंने जो इकोनॉमिक सुपर पावर स्टेटस, भारत अगर आज सोच पा रहा है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं जहां हम आगे जाकर एक सुपर पावर बन सकते हैं, तो वो आपको भी पता है कि उसका जो बैकबोन होता है, जो फाउंडेशन होता है, वो हमेशा इकोनॉमिक्स होता है, अर्थशास्त्र होता है। अगर इकोनॉमिकली कोई वीक है तो वो बाकी चीजों के बारे में नहीं सोच सकता है। और वो स्ट्रेंथ जो है वो हमको इनके टेन्योरशिप में मिला, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टेन्योरशिप में। ये एक इनोवेटिव थिंकर और एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं भारत सरकार में, तो इस कारण से आप देखिएगा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे एक इनोवेटिव थिंकर और एडमिनिस्ट्रेशन में ये रहे हैं। और इनको बहुत अपने करियर के स्टार्टिंग में ही ये पब्लिक सर्विस कैन बी ट्रैक्ड बैक टू हिज अर्ली 20s, यानी ये पब्लिक सर्विसेज में इन्वॉल्व रहे। तो आप देखिएगा इनकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसको हम समझेंगे तो 26 सितंबर 1932 में पंजाब में इनका जन्म होता है। इन्होंने बैचलर और मास्टर्स की डिग्री इकोनॉमिक्स में प्राप्त की। बैचलर्स की डिग्री इन्होंने 1952 में प्राप्त की और 1954 में इन्होंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया। और ये कहां से, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने ये डिग्री प्राप्त की, पंजाब यूनिवर्सिटी से, राइट। तो यहां से इनको ये डिग्री मिलती है इकोनॉमिक्स में। उसके बाद ये इकोनॉमिक्स में ही आगे की पढ़ाई करते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाकर। तो 1957 में इन्होंने वहां से अपना इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कंप्लीट करी, यानी इकोनॉमिक्स में वहां से इनको एक ट्राइपॉस मिला। आगे हम देखेंगे कि इन्होंने डीफिल की डिग्री ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इकोनॉमिक्स में इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल की डिग्री ली। तो 1952 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, 1954 में इन्होंने मास्टर्स किया, ट्राइपॉस इन्होंने किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में, और 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में इनको डिग्री मिलती है। ये इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा मनमोहन सिंह जी के बारे में हम ये जान रहे हैं। उसके बाद ये पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि भारत का इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा जो संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, वहां पे ये बतौर टीचर भी रहे हैं, मतलब वो वहां पे एज अ प्रोफेसर ये टीच भी कर रहे थे। उसके बाद जो सबसे बड़ा मोड़ आता है इनके लाइफ का, वो आता है कि इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री में 1971 में इनको इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में इनका चयन होता है। ये इकोनॉमिक एडवाइजर बनते हैं और बहुत ही जल्दी ये फाइनेंस मिनिस्टर में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनते हैं, है ना। जैसे अभी नागेश्वरन जी हैं, तो वी ए नागेश्वरन, इस बार का जो बजट है, जो इकोनॉमिक सर्वे है, वो किसके साइन पे रहता है, इकोनॉमिक एडवाइजर के साइन पे रहता है। तो ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के 1972 में। उसके बाद बहुत ही कम समय के लिए अनटैक्ड जाते हैं, जहां पे ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात होती है। तो उसके सेक्रेटेरिएट में इनको अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ कमीशन, जो कि जेनेवा का हो, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और ये रहते हैं यहाँ पे 1987 से लेके 1990 तक। इसी के बाद इनको पोजीशन मिलता है सेक्रेटरी इन फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो साथ ही साथ ये भारत के सेक्रेटरी भी रहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के। उसके बाद आप देखेंगे कि प्लानिंग कमीशन, जो कि भारत में हर 5 साल पे प्लानिंग कमीशन बनता है, तो प्लानिंग कमीशन के ये डिप्टी चेयरमैन भी रहे हैं,
मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर इनका रहा है। गवर्नर भी रहे हैं ये आरबीआई बैंक के, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर रहे हैं, और यूजीसी के यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ये चेयरमैन भी रह चुके हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मेंबर ऑफ राज्यसभा सिंस 1991, ठीक है, और यहां पर ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो कि 1998 से लेके 2004 के बीच में ये रहते हैं। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है 2004 में और 2009 में, तो इनको प्राइम मिनिस्टरशिप का ऑफिस मिलता है, यानी कि 22 मई 2004 से लेके 22 मई 2009 के बीच में ये, पहले तो ये 22 मई 2004 से लेकर अपना 2009 का तक का टेन्योरशिप संभालते हैं, 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, और फिर 22 मई 2009 से लेके फिर 5 साल का टेन्योरशिप संभालते हैं, फिर से ये प्राइम मिनिस्टर 2 बार रहते हैं 10 साल के लिए, राइट। फिर आपको पता है कि एनडीए की गवर्नमेंट आ गई 2014 में। इन्होंने अपने देश के डेवलपमेंट के लिए काफी सारे काम किए और इनको ऑनर्स भी काफी मिले हैं, बहुत सारे अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1987 में। यूरो मनी और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर ये रहे, ठीक है। इंटरनेशनली इनको अपने अर्थशास्त्र के नॉलेज के लिए काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया गया या काफी ज्यादा फेलिसिटेट किया गया, इनको समझा गया एक अर्थशास्त्री के रूप में, है ना। मनमोहन सिंह जी को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काफी सारे अवार्ड्स इसके लिए मिले, जैसे एशिया मनी फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर 1993 में भी मिला है और 94 में भी मिला है, और जवाहरलाल नेहरू बर्थ सेनेटरी अवार्ड इनको मिला है ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस 1995 में। तो ये सारे अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। इनका जो आइडिया था भारत को लेकर, इनका जो विजन था भारत को लेकर, वो ये था कि हमें इनको भारत को इकोनॉमिक पावर हाउस बनाना है। इनका काम काफी हम्बल रहा, बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। आपने उनके बहुत सारे स्पीचेस सुने होंगे, और ही इज अ प्राइम मिनिस्टर हु विल बी रिमेंबर्ड। इनको हमेशा याद रखा जाएगा किस चीज के लिए भारत ने जो इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जो छलांग लगाई है, वो बस और बस इनका नाम हम याद रख सकते हैं। अगर मनमोहन सिंह जी नहीं होते तो शायद इतनी बड़ी छलांग, या फिर अगर हम आज दहाड़ रहे हैं प्लेटफॉर्म, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, तो वो मनमोहन सिंह जी का ही देन रहा है। अ मैन ऑफ थॉट एंड इंटीग्रिटी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। थैंक यू।